complacency. So long as we are not complacent, as long as we have a high sense of urgency. Tech billionaire Elon Musk has claimed that if Donald Trump... You had that third failure in a row. Did you think, I need to pack this in? Never. Why not? I don't ever give up. एक वो शख्स जिसने इलेक्ट्रिक कार्स को मेन स्ट्रीम बनाया है, एक वो शख्स जो ह्यूमंस को मल्टी प्लैनेटरी स्पीशीज बनाने पर आमादा है, एक वो शख्स जो साल दर साल हफ्ते दर हफ्ते हर हफ्ते 120 घंटा काम करता है। जी हाँ, हम बात करें इलॉन मस्क की। अब जब इलॉन मस्क की बात करते हैं तो चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं, इसके इतिहास से शुरुआत करते हैं। जगह होती है प्रिटोरिया, साउथ अफ्रीका। साल होता है 1971। इंजीनियर पिता होता है, उनका नाम होता है इलॉन मस्क। डाइटिशियन कैनेडियन मदर होती है, इनके यहाँ पे एक बच्चे का जन्म होता है, बच्चे का नाम होता है इलॉन मस्क। शुरू से ही पता लगता है कि ये जो इलॉन मस्क होता है, ये जो बच्चा होता है, ये नॉर्मल बच्चा नहीं होता, ऑर्डिनरी नहीं होती, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है। किताबों के लिए बेइंतहा प्यार होता है और ये हमेशा ही बच्चा अपनी किताबों के अंदर डूबा रहता है। 9 साल के आते आते तक ये बच्चा पूरी एनसाइक्लोपीडिया पढ़ चुका होता है, घंटों घंटों किताबों के अंदर अपना टाइम बिताता है, बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट होता है। इस इंट्रोवर्ट नेचर का कुछ बेनिफिट था तो कुछ नुकसान भी था। नुकसान क्या था? इसको थोड़ी सी बुलिंग झेलनी पड़ी थी स्कूल के अंदर। कई बार बुलिंग इतनी ज्यादा हो गई थी कि इसको हॉस्पिटल तक में एडमिट होना पड़ा था इस बुलिंग के चक्कर में। इस बुलिंग की वजह से इलॉन मस्क ने अपने आप को और ज्यादा इंट्रोवर्ट और ज्यादा किताबों के अंदर घुसा लिया था। अपनी एक साइंस की दुनिया में वो अलग रहने लगे थे। जब इलॉन मस्क 10 साल के थे, इनके पिता ने इनको कंप्यूटर लाके दिया। अब कंप्यूटर को देख के इलॉन मस्क बहुत एक्साइटेड हुए और कंप्यूटर इनकी दुनिया बन गया। कंप्यूटर के साथ जो मैनुअल आया था उसको देख के इन्होंने प्रोग्रामिंग सीखी। जब ये 12 साल के हुए तो इन्होंने एक गेम बनाया, ब्लिस्टर। आपको विश्वास नहीं होगा, उस ब्लिस्टर गेम को इलॉन मस्क ने एक कंपनी को बेचा $500 में। बात पैसे की नहीं थी, इलॉन मस्क को तभी टेस्ट लग गया था कुछ नया बनाना, कुछ स्क्रैच से बनाना। जब इलॉन मस्क 15 साल के हुए तो अपने ब्रदर किम्बल के साथ अलग अलग बिजनेस आइडिया के ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग करते रहते थे। लेकिन साउथ अफ्रीका का वो माहौल था जो कि बहुत ज्यादा मौका नहीं दे रहा था उनकी इस टैलेंट को बाहर निकलने का। दूसरा, साउथ अफ्रीका के अंदर मिलिट्री ट्रेनिंग मैंडेटरी थी। अब यहां पे उनकी मदर की कैनेडियन रूट्स काम आई। 17 साल के होने पर इलॉन मस्क ने बोल्ड डिसीजन लिया और कनाडा मूव कर गए। 1989 में जब इलॉन मस्क कनाडा गए, अब राह इतनी आसान नहीं थी क्योंकि ये बहुत रिच फैमिली से नहीं आते थे। जब ये कनाडा गए तो इनके पास बहुत ज्यादा पैसे नहीं थे। 1-1.5 साल तक इन्होंने बिल्कुल लेबर का काम किया, बॉयलर रूम में काम किया, मिल वर्कर की तरह काम किया। यहां से इनके अंदर वो रिजिलियंस डेवलप हुई, वो मेहनत करने की आदत डेवलप हुई जो इनको आगे अपने करियर में बहुत काम आई। 1990 के आते आते तक इलॉन मस्क काफी हद तक कैनेडियन कल्चर के अंदर सेटल हो चुके थे। इन्होंने क्वींस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लिया था अपनी बैचलर्स के। क्वींस यूनिवर्सिटी में इनके जो क्लासमेट थे वो इनको बोलते थे कि थोड़े इंट्रोवर्ट थे, शांत रहते थे, बहुत ऑकवर्ड टाइप के पर्सन थे, इंटेंस टाइप के पर्सन थे। इलॉन मस्क का जो लर्निंग का पैटर्न था वो ट्रेडिशनल एजुकेशन या बुक्स या एग्जाम से बहुत परे जाता था। उन्हें हर चीज के पीछे की मैकेनिक्स जाननी होती थी। बेइंतहा क्यूरियस माइंड था उनका। क्वींस यूनिवर्सिटी में 2 साल बिताने के बाद इलॉन मस्क मूव होते यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में। ये कोई एक्सीडेंटल मूव नहीं था, ये बहुत कैलकुलेटेड मूव था। क्यों? क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया बहुत नजदीक होती है सिलिकॉन वैली में के। अब सिलिकॉन वैली के अंदर बहुत बड़े बड़े इनोवेशन चल रहे होते हैं जो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं इलॉन मस्क। यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में इलॉन मस्क एडमिशन लेते हैं इकोनॉमिक्स में और फिजिक्स में। इलॉन मस्क बहुत ज्यादा प्यार करते हैं फिजिक्स को। उनके हिसाब से फिजिक्स एकमात्र दुनिया में मौजूद एक सत्य है, एक सच है। फिजिक्स एक ऐसे बेसिक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जहां से आप चीजों को तोड़ के बहुत सिंपल बना सकते हैं और वहां से फिर चीजों को कॉम्प्लिकेट करना शुरू कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया के अंदर ही हमें इलॉन मस्क का एक बिजनेस माइंडसेट नजर आता है। यहाँ पे इनका एक फ्रेंड होता है मिस्टर वेसी। इसके साथ क्या करते हैं, ये एक 10 BHK का घर खरीदते हैं और उसको भाई साहब डिस्को में कन्वर्ट कर देते हैं। लोगों से टिकट्स लेते हैं उनकी पार्टी की, वहां से उन्होंने पैसा कमाया था। यहां से इलॉन मस्क को टेस्ट लगा था बिजनेस का। ये डिस्को चलाने के साथ साथ, ये पार्टी क्लब चलाने के साथ साथ इलॉन मस्क अपनी स्टडीज में भी बहुत ज्यादा आगे थे। लिटरली वो एक्सेल कर रहे थे अपनी स्टडीज के। यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से ग्रेजुएशन करने के बाद उनको ऑफर मिलता है PhD, वो भी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से। अब देखिए, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से PhD शायद ही कोई ठुकराएगा, बट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की PhD में इलॉन मस्क पूरे 2 दिन गए, उसके बाद वो वहां पे गए ही नहीं।
यहां से इलॉन मस्क की एजुकेशनल जर्नी खत्म होती है और बिजनेस जर्नी शुरू होती है। 1995 में अपने ब्रदर किम्बल के साथ मस्क एक कंपनी शुरू करते हैं, उसका नाम होता है Zip2। Zip2 एक ऑनलाइन डायरेक्टरी टाइप की होती है। ये वो दौर होता है जब इंटरनेट नया नया टेक ऑफ किया होता है। अब सिंस इलॉन मस्क बहुत रिच बैकग्राउंड से नहीं आते, हमें पता है, तो वो एक छोटा सा ऑफिस लेते हैं और उनके पास इतने ही पैसे होते हैं कि या तो वो ऑफिस ले सकते हैं या अपार्टमेंट ले सकते हैं। तो वो ऑफिस लेते हैं, वो उनका ब्रदर ऑफिस में ही सोते हैं। दिन में वेबसाइट अप रहती है, प्लस इलॉन मस्क सेल्स का काम करते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, और रात को कोडिंग पे काम होता है। अगेन इलॉन मस्क और उनका ब्रदर कोडिंग पे काम करते हैं। उनके इस ऑफिस के अंदर शॉवर तक नहीं था, पास में YMCA का कैंपस था, वहां पे जाके ये लोग शॉवर लेते थे। इलॉन मस्क जब दिन में इन्वेस्टर्स के पास जा रहे थे, उनको बेइंतहा रिजेक्शन फेस करनी पड़ी। क्यों? क्योंकि लोग इंटरेस्टेड नहीं थे एक ऑनलाइन डायरेक्टरी। बहुत सारे रिजेक्शन फेस करने के बाद फाइनली एक VC जिसने इंटरेस्ट दिखाया, उसके बाद इलॉन मस्क गए उनके ऑफिस, उनको कन्विंस किया, उसने $3 मिलियन इन्वेस्ट किए Zip2 के अंदर एंड Zip2 टेक ऑफ। इसके बाद Zip2 ने बहुत मेजर न्यूज़पेपर्स के साथ टाई अप किया, फॉर एग्जांपल न्यूयॉर्क टाइम्स, और बहुत सारे एम्प्लॉयज भी आए। Zip2 काफी ग्रो हुआ, लेकिन इलॉन मस्क के चैलेंजेस यहाँ पे खत्म नहीं हुए। सिंस अब इन्वेस्टर्स आ चुके थे Zip2 के अंदर, आप कह सकते हैं इलॉन मस्क और जो बोर्ड होते हैं वो सेम पेज पर नहीं होते, तो ये बहुत एक मेजर इशू होता है। अल्टीमेटली इलॉन मस्क को अपनी कंपनी में से CEO की पोजीशन से हटा दिया जाता है और एक नया CEO लाया जाता है, और इलॉन मस्क चीफ टेक्निकल ऑफिसर की पोजीशन पे काम करते हैं। अब चीफ टेक्निकल ऑफिसर की पोजीशन पे काम करने के बावजूद इलॉन मस्क कॉन्टिन्यूअसली अपने इस Zip2 के सॉफ्टवेयर को अपडेट करते रहते हैं, ऑफरिंग्स को इंक्रीज करते रहते हैं। ये ऑफरिंग्स इंक्रीज होते होते तक बहुत अच्छे लेवल पे ये Zip2 लेवल कंपनी पहुंच जाती। साल 1999 के अंदर कॉम्पैक्ट Zip2 को एक्वायर कर लेती है फॉर $300 मिलियन, और इलॉन मस्क को मिलते हैं इसके अंदर से $22 मिलियन। Zip2 की सेल के कुछ महीने बाद इलॉन मस्क शुरू करते हैं X.com। ये एक फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी होती है। इलॉन मस्क को X.com बहुत फ्यूचरिस्टिक होता है और ये नाम बहुत पसंद होता है। मस्क X.com को पुश करने के लिए बहुत एफर्ट कर रहे होते हैं, लेकिन इनको मार्केट में बहुत तगड़ा कंपटीशन फेस करना पड़ता है। और जो मेजर एक कंपनी जिससे ये कंपटीशन फेस कर रहे होते हैं, उस कंपनी का नाम होता है कॉन्फिनिटी। ये कंपनी उस टाइम पेमेंट ट्रांसफर्स के ऊपर काम कर रही होती है। ईमेल के थ्रू पेमेंट ट्रांसफर्स के अंदर ही कंपनी लीड कर रही होती है। इलॉन मस्क बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड होते हैं उनके इस पेमेंट ट्रांसफर मेथड से, और यहाँ पे वो टाई अप कर लेते हैं कॉन्फिनिटी के साथ, और जन्म होता है पेपैल का। पेपैल इतनी बड़ी बन जाती है और इतनी ह्यूज बन जाती है, इसको एक्वायर करता है eBay फॉर द स्टैगरिंग अमाउंट ऑफ $1.5 बिलियन। इलॉन मस्क को मिलते हैं $300 मिलियन। इलॉन मस्क बेहद रिलेंटलेस होते हैं। जैसे ही वो पेपैल को सेल करते हैं, उसके बाद वो अपने अगले एम्बिशंस के ऊपर चले जाते हैं, और उस जन्म होता है SpaceX का। SpaceX के अंदर इलॉन मस्क अपनी पर्सनल सेविंग का पैसा डालते हैं $170 मिलियन, और यहां से इनकी कहानी शुरू हो जाती है। SpaceX के जन्म के पीछे एक सोच होती है इलॉन मस्क की। वो सोच क्या होती है कि ह्यूमन एक ही ग्रह पे, एक ही प्लेनेट पे नहीं रह सकते। ह्यूमैनिटी को अगर सरवाइव करना है तो इसको मल्टी प्लैनेटरी स्पीशी बनना ही पड़ेगा। आप सोचिए ये कितना बड़ा थॉट था, कितना बड़ा ड्रीम था ये। अब SpaceX को बनने के बाद रॉकेट्स की जरूरत थी। रॉकेट्स के लिए इलॉन मस्क ने अप्रोच किया रशिया को फॉर देयर ICBM, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। अब रशिया ने लिटरली मजाक उड़ाया उनका। रशिया ने बोला एक अमीर बिजनेसमैन है जो कि रॉकेट खरीदने आया, उनको लिटरली बॉय कहा उन्होंने। और इलॉन मस्क को काफी धक्का लगा इस चीज से। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा था कि रशिया से रॉकेट मिल जाएंगे एंड देन दे कैन स्टार्ट लॉन्चेस। जब वापस आए इलॉन मस्क तो उन्होंने पेपर पे रॉकेट के सारे इंग्रेडिएंट्स लिखे। उन्होंने फिगर आउट किया कि फ्रैक्शन ऑफ कॉस्ट में रॉकेट बना सकते हैं। वो एक ऐसा बंदा जो कि कभी ICBM खरीद रहा था, अब वो रॉकेट बना रहा है। अब रॉकेट बनाना कोई मजाक का काम नहीं होता। आप देखिए US के दो ही तरीके की ऑर्गेनाइजेशंस बना रही होती हैं। नंबर 1 गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन लाइक नासा, एंड नंबर 2 वेरी बिग डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स जैसे कि बोइंग। यहां पे एक बंदा अपनी छोटी सी $170 मिलियन की इन्वेस्टमेंट लेके बोलता है कि मैं रॉकेट बनाऊंगा, और वो रॉकेट बनाऊंगा जो चला भी जाएगा और वापस भी आएगा। रॉकेट्स को बनाना उस टाइम नहीं, आज के टाइम पे भी बहुत बड़ा चैलेंज है। अब साल आ जाता है 2006, मार्च 24, 2006। इस डेट को फैल्कन 1 रॉकेट लॉन्च करा जाता है एंड बूम इट फेल्ड। मार्च 21, 2007 अगेन फॉल्कन 1 लॉन्च करा जाता है, फेल। अगस्त 2, 2008 तीसरी बार फिर ट्राई करा जाता है, फिर फेल। हालत यह हो जाती है कि इलॉन मस्क
इलॉन मस्क और स्पेसएक्स दोनों बैंकरप्ट होने के कगार पे आ गए थे। वहीं 2004 में इलॉन मस्क ने एक और कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया होता है, टेस्ला। टेस्ला एक ऐसी कंपनी होती है जो इलॉन मस्क ने शुरू नहीं करी होती, इलॉन मस्क एज अ इन्वेस्टर उसके अंदर आए होते हैं। और 2008 जब ये रॉकेट फेल हो रहे थे, उस टाइम टेस्ला की जो पहली इलेक्ट्रिक कार थी उसकी मैन्युफैक्चरिंग में और उसकी डेवलपमेंट के अंदर बहुत डिले चल रहे थे, वो अपने बजट से बहुत ऊपर चली गई थी और टेस्ला भी बंद होने के कगार पे आ गई थी। ये इलॉन मस्क की लाइफ का सबसे बुरा फेज था। ये वो फेज था जिसके बारे में बात करते हुए इलॉन मस्क आज भी रो पड़ते हैं। ये इतना टफ फेज था, बट इस बंदे ने गिव अप नहीं किया, खड़ा हुआ अपने लिए, अपनी कंपनी के लिए खड़ा हुआ। और 28 सितंबर 2008 को इन्होंने फिर चौथी बार लॉन्च किया और ये लॉन्च सक्सेसफुल था। इस लॉन्च के थोड़े टाइम बाद नासा ने $1.5 बिलियन का एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट स्पेसएक्स को असाइन किया। वहीं उनकी टेस्ला के अंदर एक फॉरेन इन्वेस्टर आया $40 मिलियन की इन्वेस्टमेंट लेके, उन्होंने दोनों कंपनी को बचा लिया। ये कहानी है उस बंदे की जो कि गिव अप नहीं करता, कभी हार नहीं मानता और हमेशा आगे बढ़ता ही रहता है। ये वो आदमी है जो अपने इंटरव्यूज में बोलता है उसे मरने से डर नहीं लगता, वो पैसे की कोई कदर नहीं करता। उसके दो मोटिव्स हैं, नंबर 1 सस्टेनेबल फ्यूचर एंड नंबर 2 ह्यूमंस शुड बी मल्टी प्लैनेटरी स्पीशी। I hope you like this story. Take care.